आज हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नामक एक संस्था है जो कि वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटलुक निकालती है, पूरे विश्व की इकोनॉमी का एक आउटलुक निकालती है। ठीक है, आउटलुक मीन्स होता है कि एक ओवरव्यू देखना कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है, और उसी के अंतर्गत इस आउटलुक के अंदर ये इसकी विश्व की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में चर्चा करती है। और उसमें से ये जो दिया गया है कि 2024 ईस्वी में वैश्विक जीडीपी जो है ये 3.3% के रेट से बढ़ा है। ठीक है, यानी ये 3.3% तो काफी कम है, लेकिन 3.3% का अर्थ क्या हो सकता है? हो सकता है ये कि पहले से ही वृद्धि बहुत ज्यादा हो चुकी है, यानी कोई बच्चा जिस तरीके से होता है लंबा हो चुका है और भी थोड़ा थोड़ा ही ना बढ़ेगा, ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं। तो उसी तरीके से ये 3.3% विश्व की जीडीपी में वृद्धि हुई है, और वो 2025 में घटने वाली है। 3 से 0.3 से 0.2 होने वाला है, और फिर 2026 में 0.1 यानी 3.1% होने वाला है। ये बताया गया है आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है वो और भी कम है, क्योंकि वो तो पहले से ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, विकसित है, तो ऑलरेडी लंबा है समझिए। तो और थोड़ा थोड़ा ही लंबा होगा, तो इसी वजह से ये 1.8% यूएसए है। ठीक है, यूएसए हमारा जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था यूएसए का 2%, 1.8% इस तरीके का, यानी क्या हमारा विश्व में प्रथम अर्थव्यवस्था हमारा कौन सा है? यूएसए है। इसका 2.1% वृद्धि होना है। ठीक है, दूसरा क्या है? चाइना। विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था कौन है? चाइना, जो 5% के दर से बढ़ेगी। तो देखिए, जो कम विकसित है उसमें वृद्धि ज्यादा है, क्योंकि उसमें वृद्धि की संभावनाएं ज्यादा है, अभी वो विकसित नहीं हुआ है। इंडिया देखिए, इंडिया में कितने हैं? ये हमारे 6.5% 2024 में थे, और 2026 में 6.5, थोड़ा सा कम रहेगा, 5 से 4 हो जाएगा, लेकिन ज्यादा वृद्धि है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा वृद्धि इंडिया की है। यानी ये इंडिया अभी उतना विकसित नहीं हो पाया है, इसका ये भी इंडिकेशन बताता है कि 6.5, और विकसित अर्थव्यवस्था है 2%, 1.8%। तो इस तरीके का क्या है कि हमारा इंडिया अभी उतना विकसित नहीं हुआ है, ये इंडिकेट करता है। ये हमें नहीं सोचना है कि बहुत तेज वृद्धि से वृद्धि हो रही है। और अब हम चलते हैं कि चीन आयातित सभी वस्तुओं पर अमेरिका 100% अतिरिक्त शुल्क लगाया है। देखिए, पहले से 30% टैरिफ था, यानी कि कोई भी माल आएगा 30% इसमें टैक्स लगेगा, और फिर 100% बढ़ा दिया है, यानी जितने पहले से थे 10 थे तो उसको 20 कर दिया है। उसकी वजह क्या है कि अमेरिका पूरे विश्व में जो है कंट्रोल करने के लिए, अब उनके देश की नीतियों पर दबाव डालने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है? सारे देशों पर अपना टैरिफ लगा रहा है, क्योंकि अमेरिका निर्यातक है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि स्मार्टफोन है, रेयर अर्थ है, मटेरियल्स है, जिससे कि बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु बनते हैं, सिलिकॉन है, ये बहुत कंप्यूटर की चीजें बनती है, स्मार्टफोन बनती है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ये सब चीज जो है चीन के पास जो है ज्यादा मात्रा में, चीन का एरिया बहुत बड़ा है और वहां से निकलता है मिनरल्स। तो ये बात ध्यान रखने की है कि चीन जो दुनिया की सेकेंड अर्थव्यवस्था है वो मैनेजमेंट के वजह से नहीं है, वो किस वजह से है कि उसके पास इतनी संपत्ति है, उसके जमीन के अंदर इतनी चीजें हैं, जिस वजह से उसे बेच बेच करके वो अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। तो चीन टैलेंट आधारित नहीं है, वो क्या है कि उसके पास उतनी मात्रा अर्थ के अंदर है, जिसे निकाल करके बेच बेच के आगे बढ़ रहा है, और दुनिया की सेकेंड व्यवस्था अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, और इसी वजह से 100% अतिरिक्त जो है शुल्क लगाया है यूएसए ने चीन पर, और उसी तरह भारत पे भी 50% का लगाया हुआ था, जिससे कि भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो अब हम देखते हैं कि देखिए, ये चीन के द्वारा इसलिए लगाया गया है, चीन पर इसलिए 100 अतिरिक्त लगाया गया है कि चीन
ये सब स्मार्टफोन, रेयर अर्थ, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ये सारी चीजों जो है उस पर नियंत्रण कर रहा है, वो अपने हिसाब से बेचना चाहता है। अमेरिका इसीलिए ये गेम खेल रहा है कि तुम अपने हिसाब से बेचोगे तो हम तुम्हारा माल पे ज्यादा टैक्स लगा देंगे, अतिरिक्त टैक्स लगा देंगे, इसी वजह से तुम अपने माल को जो है कम दाम में बेचो या हमें प्रोवाइड कराओ। ये प्रोवाइड नहीं करा रहा था, चीन की अलग नीति चल रही है। अब हम देखते हैं आरबीआई के जो एक्ट है उसमें 1934 में 4 डिप्टी गवर्नर का ये था, प्रोविजन है। 1934 में जो है एक्ट, आरबीआई का एक्ट है, उसमें 4 डिप्टी गवर्नर का प्रोविजन है कि 4 डिप्टी, एक गवर्नर होगा और 4 डिप्टी गवर्नर, यानी टोटल 5 होंगे। उसमें से शिरीष चंद्र मुर्मू को बनाया गया है चौथा, ठीक है, डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। एक पोस्ट खाली था जिसमें कि मुर्मू जी को बनाया गया है डिप्टी गवर्नर, ठीक है। इसमें 5 होते हैं टोटल, गवर्नर को मिला के डिप्टी गवर्नर टोटल 4 होते हैं, उसमें से आरबीआई का एक्ट 34 में आया है, ठीक है। आर वेंकट रमन को क्या बनाया गया है, अटॉर्नी जनरल, 2 वर्ष के लिए बनाया गया है अटॉर्नी जनरल। इसको आर वेंकट रमन को, ये क्या करते हैं, अटॉर्नी जनरल जो होता है, जो एक तरीके से बहुत बड़ा सरकारी वकील होता है, सरकारी वकील जो कोर्ट में सरकार की बातों को रखता है, वो है रमन जी, ठीक है, वेंकट रमन। ये आर वेंकट रमन है, याद रखिएगा। इससे पहले ये राष्ट्रपति भी हमारे दूसरे रह चुके हैं इसी नाम से। तो हमारा अटॉर्नी जनरल 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, ठीक है। और हम देखते हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि व्यापारिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। कॉमर्स का अर्थ क्या होता है, व्यापार, वाणिज्य व्यापार को लेकर के एक संस्था है, और सारे ये जो व्यापारियों की संस्था है उसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है ब्रिजभूषण अग्रवाल। ये जो ब्रिजभूषण जी हैं ये हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और ये एक कंपनी है श्याम मेटेलिक्स, जो कि स्टील का बनाती है चीजें। तो श्याम मटेरियल, जनरली मान लीजिए कि मटेरियल, जो ये ब्रिजभूषण जी हैं मटेरियल के, श्याम मेटेलिक्स में है, जो है बड़े पोस्ट पे हैं, और उसी के को लेकर के, क्योंकि ये व्यापारियों की संस्था है, ये भी व्यापारी है ब्रिजभूषण जी, तो ये अध्यक्ष बनाए गए हैं इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के, ठीक है। और उसके पहले जो बड़े व्यापारी थे, ये आईसीसी के, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आईसीसी के जो थे अभ्युदय जिंदल, वो थे जिंदल स्टेनलेस के, जो अब हट गए हैं, उसके बदले में ये करेंगे डॉन कॉर्ड्स के बारे में, जिसको कि आईएमएफ का फर्स्ट डिप्टी प्रबंध निदेशक बनाया गया है। वो कौन है, डॉन कॉर्ड्स, ठीक है। डॉन कॉर्ड्स को बनाया गया है आईएमएफ का फर्स्ट डिप्टी प्रबंध निदेशक, ठीक है। एक्चुअल में ये जो डिप्टी प्रबंध निदेशक है ये आईएमएफ है, यानी पैसे से संबंधित है। तो ये ट्रेजरी विभाग के चीफ रह चुके हैं, ट्रेजरी जो कि पैसे से संबंधित होती है, वो पहले उस पर काम कर चुके हैं, इसीलिए इनको डिप्टी प्रबंधक, प्रबंधक नहीं बनाया गया है, डिप्टी प्रबंधक बनाया गया है। किसको बनाया गया है, डॉन कॉर्ड्स को। और ये पहले, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गीता गोपीनाथ जो हमारी है इंडिया की, वो पहली थी, ठीक है। उसके पहले, इसके पहले गीता गोपीनाथ थी हमारे इंडिया की, इनको हटा, ये चले गए दूसरे डिपार्टमेंट पे, तो इनको डॉन कॉर्ड्स को बनाया गया है, ठीक है, डिप्टी प्रबंधक बनाया गया है। और क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ये तो जानते ही हैं, जो कि प्रबंध निदेशक है, ठीक है। अब हम देखते हैं एसोचैम के जो बने हैं हमारे अध्यक्ष, वो कौन बने हैं, निर्मल मिंडा, ठीक है। निर्मल मिंडा और ऊनो मिंडा ग्रुप के ये चेयरमैन है। तो ऊनो मिंडा से संबंधित है, ऊनो मिंडा कंपनी से निर्मल मिंडा, तो मिंडा मिंडा से हमें याद रखना है कि निर्मल मिंडा एसोचैम के जो है अध्यक्ष बने हैं। और उसी तरीके से ये हमारा एसोसिएशन है और ये फेडरेशन है, याद रखिएगा। एसोसिएशन और फेडरेशन ये बाद में बताएंगे। तो एसोसिएशन जो है वो एसोचैम में होता है, जिसके निर्मल मिंडा बने हैं, और फेडरेशन फिक्की कहते हैं, फेडरेशन जो बनता है। और इसके अनंत गोयंका, गोयंका ग्रुप के बारे में तो जानते ही होंगे, उनके हैं हमारे अनंत गोयंका, आरपीजी ग्रुप के हैं ये, तो ये गोयंका है, तो अनंत गोयंका
किसके बने हैं, फेडरेशन वाले के यानी फिक्की के बने हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में जो यूएस का राजदूत है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी यूएस टैरिफ भी लगा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि सर्जियो गोर जो है, ठीक है, सर्जियो गोर हमारा यूएस का राजदूत है। और ये जो गोर हमारे बने हैं वो वैसे नहीं अपॉइंट नहीं हो गए हैं सरकार के द्वारा, सीनेट में मतदान हुआ है और उस मतदान के थ्रू ये अपॉइंट होते हैं यूएसए में। जैसे इंडिया में इम्पोर्टेंट सारे कंट्री में जो होते हैं राजदूत अपॉइंट होते हैं, वो सीनेट में मतदान होता है तभी उनको भेजा जाता है, जिसमें कि सर्जियो हमारे वो उनका नाम सामने आया तो उनको भारत में यूएस का राजदूत बनाया गया। ठीक है, और अब हम देखते हैं 70वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है ये टाइम, ठीक है, ग्रुप है, ये इनका अवार्ड है, ये देते हैं, यही इसको फंडिंग करते हैं, इन्होंने ही शुरू किया है। तो 70वां फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है, ये लापता लेडीज को मिला है, ये किरण राव। ठीक है, ये किरण राव वही हैं जो कि आमिर खान की वाइफ है, उनसे तलाक को लेकर के चर्चा में रही। और क्योंकि लापता लेडीज है, लेडीज संबंधित है, तो किरण राव हो सकता है अपने ही आधारित कहानी पर इसको बनाया हो। तो ऐसे याद रखना है, जिसमें कि 70वां फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, कौन दिया है, 70वां है ये टाइम्स ग्रुप के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, और मिला है, ठीक है, किरण राव को लापता लेडीज के लिए। अब देखिए एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ग्लोबल फाइनेंस नामक जो है बैंकिंग पत्रिका है, ठीक है, इसके वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर अवार्ड मिला है। देखिए दुनिया का सबसे बेस्ट कंज्यूमर का मीन्स क्या होता है कि देखिए अच्छे कंज्यूमर हैं इनके पास, क्यों है, क्योंकि एसबीआई अपने आप में ब्रांड है, तो अच्छे लोग ही वहां जाएंगे, पैसे वाले लोग ही वहां जाएंगे और क्रेडिट वाले ही लोग जाएंगे, तो इसीलिए दुनिया का बेस्ट कंज्यूमर अवार्ड दिया है। ये अमेरिका की एक पत्रिका है, वो है ग्लोबल फाइनेंस। देखिए ग्लोबल दुनिया में जो है इसका प्रसिद्ध है, तो ग्लोबल फाइनेंस, जहाँ फाइनेंस समझ जाइए वो बैंकिंग से रिलेटेड होता है, तो ग्लोबल फाइनेंस हमारा देता है बेस्ट कंज्यूमर अवार्ड मिला है एसबीआई को। और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का भी पुरस्कार इसको किसको मिला है, एसबीआई को ही मिला।